हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंग से उड़ान। तो दोस्तों, रिसेंटली आईएएस 2021 का रिजल्ट आउट हुआ था और जेएंडके से इस बार फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने आईएएस में सिलेक्शन ली है। उनमें से एक पर्सनालिटी जिनका नाम शबीर चौधरी है, ऑल इंडिया रैंक इनका 490 है। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी बड़े फार फ्लंग एरिया से ये आते हैं। वहाँ से एक बच्चे ने 12th पास करी और कैसे ये जर्नी इनकी आईएएस की स्टार्ट करी, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये हम सब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है, बहुत मोटिवेशनल वाली बात है कि एक फार फ्लंग एरिया से निकला हुआ इंसान आज यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 490 ले रहा है। तो सर स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। व्हाट वाज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कहाँ से आपने अपनी 12th करी, कहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी सर? थैंक्स अलॉट विंग्स योरडान। शुक्रिया आपका, आपने अपने इस चैनल पे मुझे मदऊ किया। मेरा जो बेसिक तालीम हुआ वो मेरे गांव से हुआ था। उसके बाद मैं अपने शहर चला गया था, पुंछ सिटी में। वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ और 12th कंप्लीट मैंने जब किया 2013 में, तो उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया था। वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स और एमएससी इन ज़ूलॉजी कंप्लीट किया। और अपना ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा यूपीएससी में लग गया था। तो मैंने इस बार अपना जो भी रैंक हासिल करना था, आई गॉट 419 रैंक एंड होपफुली आई विल गेट आईएएस। सो दिस वाज माय जर्नी। और सर, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा कि जो बहुत सारे बच्चों को जो सोच रहे हैं अभी शायद फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएशन के, आपको क्या ग्रेजुएशन के बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, कि आपके कुछ और गोल्स थे? मेरे गोल्स और प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर थी। 2014 यानी मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था बीएससी का, तभी से मैंने यूपीएससी का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि यूपीएससी एक मैराथन है, इसमें वक्त लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे आप बिल्ट ऑन करना पड़ता है जी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था बेसिक जो भी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग जी। तो ये सब एनसीईआरटीज़, तो ये चीज़ें मुझे हेल्प की। और जब मैंने एक्टिव प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट की अपने मास्टर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जी। तो तब मैंने एकदम से स्टैंडर्ड सोर्सेज को भी जी। पढ़ना शुरू कर दिया। तो विद द टाइम काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई थी और इस बार मैंने यूपीएससी का जो है थर्ड अटेम्प्ट में जी क्लियर कर दिया। तो जैसे सर ये आपका इस बार थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले आप 2 अटेम्प्ट दे चुके थे, जी। तो क्या ऑब्स्टेकल्स से, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, किस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्लियर करने में, और वहाँ पे क्या लूप होल्स थे जिसमें आपने काम किया, क्या मिस्टेक आप कर रहे थे जो आपने बाद में एनालाइज करी और आप आज फाइनल लिस्ट में? मेरा जो पहला जो अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में मेरा जो सी सेट था वो रहा था। हालांकि जब मैंने ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो सी सेट पेपर जो होता है यूपीएससी का पेपर सेकंड, वही मुझे सबसे आसान लगता था जी। लेकिन वही उसी की वजह से मैं 2 बार फेलियर का सामना करना पड़ा जी। लेकिन यही मैं मैसेज देना चाहूँगा जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कि यूपीएससी में किसी भी चीज़ को आप हल्के से नहीं ले सकते जी। हर चीज़ उसका अगर थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, कुछ भी अनकन्वेंशनल, तो आप यू कैन बी एट ग्रेट लॉस। सो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज करना है जी। और हर टाइप के अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। जी। तो सर, टेस्ट सीरीज़ ने किस तरीके से आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करी, और आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हो या कितना आप समझते हो कि इस टेस्ट सीरीज़ इस प्रिपरेशन को और एनहांस करती है? आपकी फाइनल लिस्ट में, आपकी सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सर? प्रीलिम के लिए टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जी। तो मैं एस्पायरेंट से यही कहूँगा कि जितने भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं जी। वहाँ के टेस्ट सीरीज़ आप 20 से 30 टेस्ट लगाएंगे, जी। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ से जो है सिर्फ ये होगा कि रिवीजन हो जाएगा कुछ चीज़ों का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जी। कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जी। कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और
टेस्ट सीरीज़ में अगर मार्क्स कम भी आ जाते हैं उसको एज अ स्टैंडर्ड मान के आप ज़्यादा खुश भी ना हों, और अगर कम मार्क्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जी आप जस्ट उसे करते रहें, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो जी आप इम्प्रूव करें। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आप के जो सोर्सेज हैं एनसीईआरटीज़ और करंट अफेयर उसको आप अच्छे से पढ़ें, जी क्योंकि वो आपको एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। जी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ बहुत रैंडम होती हैं, और कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं अनस्टैंडर्ड होते हैं, उनका जी। कोई स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता, जी और इवन रेलिवेंट भी होते नहीं यूपीएससी के लिए। जी जहाँ तक मेंस में टेस्ट सीरीज़ का है कंसर्न, वहाँ पे आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। जी उससे आपको जो है सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में लिखने होते हैं पेपर, जी तो उससे आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस और स्किल आपका डेवलप होगा। जी और ये भी मैं कहूँगा कि जो भी उनके मॉडल आंसर होते हैं आप उनसे गो थ्रू करें, जी और कुछ भी जो वैल्यू एडिशन आप अपने नोट्स या अपनी नॉलेज में करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यूपीएससी में ये जी मेंस में एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आप ऐड ऑन करते रहें। जी लेकिन आपको यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। जी ऐसे की प्रैक्टिस आप करते रहें। जी कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आप पोस्टपोन करते रहेंगे, क्योंकि इंसान का एक बिहेवियर है। बिहेवियर है कि जी। वो चीज़ों को पोस्टपोन करता रहता है कि मैं कल कर लूँगा या एक जी, महीने जी। के बाद स्टार्ट करूँगा, जी। एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा तब कि उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूँगा। तो मैं ये जितने भी एस्पायरेंट हैं, सीरियस एस्पायरेंट, तो उनसे यही कहूँगा कि आप पहले स्टैंडर्ड सोर्सेज कंप्लीट करिए, और उसके बाद फ़ौरन आप आहिस्ता आहिस्ता जी कुछ ना कुछ 1-2 आंसर आप डेली बेसिस पे आप लिखना शुरू करें। जी क्योंकि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपको वो स्किल डेवलप नहीं हो रहा, तो आप यू विल नेवर मेक टू दैट फाइनल लिस्ट। सो अपने आप को पुश करके कैसे करके आपको आंसर लिखना है, जी कैसा भी इम्परफेक्ट आंसर हो, जी लेकिन आपको लिखना है। आप इम्परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओवर द टाइम आप इम्प्रूव करते जाएंगे, और परफेक्शन यही आती रूल जाएगी। है जी चीज़ों का करने का। जी सर। और जो लोग जो भी डिले करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो लूज़ करते हैं ये गेम। तो जी। इसलिए आपको आंसर राइटिंग करना डेली है, बेसिस पे आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम। वेरी बिगनिंग। जी, जी। पहले आप पढ़ लीजिए कुछ अच्छा, जी उसके बाद 6 महीने के बाद आप लिखना शुरू कर दें, जी और एक टाइम के बाद आपको 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरा लिखें, ताकि आपको 3 घंटे में उन्हें फिनिश करें, जी ताकि आपको प्रैक्टिस एक हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप डिलीवर कर सकें प्रॉपरली। जी। तो सर जैसे आपने जो आपका ऑप्शनल है, जो आपने मुझे बताया कि आपने ज़ूलॉजी ऑप्शनल रखा था, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमएससी ज़ूलॉजी में की हुई है, यस। तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि मुझे ज़ूलॉजी ही लेना है हाँ, फॉर yes, यूपीएससी आई एग्जामिनेशन। वाज वेरी प्रिपेयर्ड। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद वो अपने ग्रेजुएशन में रखे हुए सब्जेक्ट्स को नहीं लेते, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने ऑप्शनल को लेके। तो बेस्ट ऑप्शनल एक बच्चे के लिए कैसे रहेगा, और एक बच्चा ऑप्शनल चुने कैसे, इस पे बच्चे को किस तरीके से अपनी चॉइस बनानी पड़ेगी? ओके, जो ऑप्शनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के आपको ऑप्शनल लेना है, क्योंकि ये ऑप्शनल ही होता है ऐसा एक जी 2 पेपर जो आपके रैंक या आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। जी तो सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल पेपर। जी तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ज़ूलॉजी था, जी बीएससी ज़ूलॉजी था, एमएससी ज़ूलॉजी, तो जी। मेरे लिए वो एक प्रीफर्ड सब्जेक्ट था। हालांकि मुझे लोग बहुत सारे बता रहे थे कि दिस इज अ टफ सब्जेक्ट और यू शुड Scoring नहीं है। सम हाँ, हाँ। एंथ्रोपोलॉजी और लाइक जी दैट। जी जी लेकिन मेरा जो कमिटमेंट था, मुझे पता था कि आई विल मेक इट, अच्छा करूँगा मैं, क्योंकि मेरा ज़ूलॉजी एमएससी था, जीआरएफ था, जी आई वाज क्वाइट गुड इन दैट। सो जी। मैंने खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो और ख़ुद को जानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर आपका बैचलर इसमें ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रहा है, तो आप उसे ऑप्शनल, वो बेस्ट ऑप्शनल हो सकता है। हाँ जी ट्रेंड पे मत जाइए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो हर साल कुछ ना कुछ, अगर एंथ्रोपोलॉजी 2-3 साल तक उसके टॉपर या कोई अच्छे मार्क्स आते हैं, तो चौथे साल उसको ड्रॉप करना पड़ता है। कुछ करता है, हाँ जी। माइग्रेशन करता है, और जी, उसके जी। बाद कोई और सब्जेक्ट जो है ऊपर आ जाता है, जिसमें अच्छे मार्क्स आना शुरू कर देते हैं। जी तो सर। एक भीड़ जो है वो क्या करना शुरू हो जाती है, वो सब्जेक्ट लेना शुरू हो जाती है। तो यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और जिस पे आपका पकड़ है। जी तो क्योंकि ऑप्शनल जो है बहुत, इवन आपके बहुत सारे
आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जाके आप उसको अच्छा बना लोगे और जी। अच्छे मार्क्स लाओगे, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर बहुत बिजी थे पूरे दिन, तो उनने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सर एक लास्ट मैसेज दो जो आप बच्चों को देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे फार फ्लंग एरिया से हैं और एक ड्रीम लेके अपने एरिया से निकलते हैं, और कई बार वो गलत गाइडेंस की वजह से, अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से, या तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और जब उनको गाइडेंस मिलती है उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कुछ। तो आप ऐसे बच्चे जो बहुत दूर से हैं और जो JNK में, जो जम्मू सिटी में बैठे हैं, जिनको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके? क्या करें आप ऐसा कि आप इस जर्नी को बड़े सक्सेसफुली चला पाएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे फार फ्लंग एरिया से आ रहे हैं, रिमोट एरिया से, पहले के उन्हें ये समझना है कि कोई भी चीज़, पहले तो उन्हें ड्रीम्स, अपने जो भी है ये लक्ष्य है, इस पे यकीन रखना है कि आई विल मेक इट, मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सेकंड चीज़ कि आपको एफर्ट लगाने हैं और राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाने हैं जी। क्योंकि UPSC जो है एक समुंदर की तरह है, एक ओशन है, और जहाँ पे आप एक कश्ती लेकर निकल पड़ते हो, जी। बहुत सारे तूफानों से आपका सामना होता है, जी। लेकिन आपके पास एक राइट कंपास है जो वर्क कर रहा है, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन ओरिएंटेशन देगा, जी। तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी। तो इसलिए UPSC में जो है अपना वर्क हार्ड तो करना ही है, कंसिस्टेंट रहना है, आपको परसिस्टेंट, पेशेंस, पैशन ये तो बना के रखना ही है जी। लेकिन एक राइट इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे जी। लेकिन आप उन्हीं लोगों से बात करिए जो काफ़ी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं जी। उनसे बात करिए और अपने आप को ओरिएंट करते रहें। और बेस्ट गाइड आई थिंक UPSC के जो सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो दे आर द बेस्ट गाइड। जी। सो आई विल से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जो है वो बेस्ट गाइड होता है। कोई भी, इवन मैं भी नहीं हूँ या कोई और भी, क्योंकि UPSC जो है वो हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग लाता है, बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिक। तो इसलिए अगर आपको सिलेबस अच्छे से एनालाइज किया हुआ है कि UPSC का सिलेबस क्या है और पेपर क्या है, तो आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि UPSC कहाँ तक अगर कुछ चेंज आता है तो कहाँ तक आता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको करनी है। तो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे ओवर द टाइम, आप कुछ ना कुछ बेहतरीन कर लेंगे जी, जिसका आप यकीन भी नहीं कर सकते जी। अगर एक और चीज़ कि UPSC जो है इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है और फेलर जो होता है वो आने के कई बार बहुत बड़े चांसेस होते हैं जी। तो अगर फेल हो जाते हो आप, तो कभी भी ये मत सोचो कि आप बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी हो गया जी। क्योंकि आप अगर फेलर को भी उससे लर्न करोगे कि क्यों फेल हुआ और उससे एक स्टेपिंग स्टोन मान के आगे बढ़ेंगे जी, तो एक टाइम के बाद आप यू विल अचीव द गोल। जी, जी। लेकिन अगर उसी को फेलर हुआ और उसको आपने पे दिमाग में बिठा लिया कि आगे मैं शायद कर पाऊंगा नहीं, इस बार फेल हो गया, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अपने पे यकीन करना है और फेलर से लर्न करना है, जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करना है और आगे बढ़ना है। जी सर। ओवर द टाइम आप अपनी जब मिस्टेक पे वर्क करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगी जी। जो इम्प्रूवमेंट जब दिखना शुरू हो जाएगी तो आप में एक पॉजिटिव मोटिवेशन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा जी। तो एक टाइम पे आके आपको ये लग जाएगा कि अब मैं कर लूँगा, जी। नो बॉडी कैन स्टॉप मी। जी, जी, जी। लेकिन उस स्टेज, उस थ्रेशहोल्ड तक पहुँचते आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। कभी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, कभी आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, डोमेस्टिक इश्यूज आ सकते हैं, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो सकते हैं जी। लेकिन हर चीज़ से आपको उभर के ऊपर उठ के चीज़ें करनी हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं फेस कर सकते तो UPSC में शायद ही आप टिक पाएंगे। आप फिट नहीं है UPSC के लिए, तो इसलिए आपको इन चीज़ों से लड़ना है। यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड ब्रिलियंट। जी, जी। यू विल मेक इट डेफिनेटली। जी। तो सर की एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा गाइड आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज ही मैं बोलूँगा जो 2023 टारगेट लेके चल रहे हैं, पहले वो सिलेबस डाउनलोड करें। UPSC के साइट से सिलेबस पूरा डाउनलोड करें, देखें प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है,
मेंस में जीएस पेपर 1 क्या है, जीएस पेपर 2 क्या है, जीएस पेपर 3 क्या बोल रहा है, जीएस पेपर 4 क्या बोल रहा है, क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है, ऐसे क्या है, ऐसे के पैटर्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख पाओगे। बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी चीज़, चाहे आप जर्नी के लिए भी जा रहे हैं, कहीं सफ़र पे भी जा रहे हैं, तो पहले आप सब कुछ अपनी पैकिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस जो है आपको वो पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए कि भाई ये पूछते क्या हैं और क्या तरीका है इनका पूछने का। तो इसी के साथ सर, जी सर आप कुछ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि बहुत सारे एनालिसिस होते हैं मेंस पेपर के भी और प्रीलिम के भी। अच्छे इंस्टीट्यूट या कोई अच्छे ट्यूटर होते हैं, उनके आप एनालाइज कर सकते हो। वीडियो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे जो पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं। और प्रीलिम का तो इवन मेंस के भी 2-3 साल के पेपर जो होते हैं वो डिस्कस कराते हैं। इवन विजन IAS करवाता है जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो हर गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हर जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो प्लीज़ उनको भी आप करते रहें, लगे रहें। आपको एक दिन भी 1 आवर भी आप वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये कट थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि एक गलती भी आप करें। अगर गलती हो भी जाए तो कम बैक करें बहुत जल्दी, नहीं तो यू विल बी थ्रोन आउट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि ये बड़ा कंपटीशन है, तो बड़ी सेक्रीफाइस लगेंगी आपको। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो ये चीज़ें आपको यानी एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी पहले। जी। अगर फेलियर्स हो रहे हैं दोस्तों तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, मिस्टेक हो रही है मिस्टेक को एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी आपसे मांगेगा। तो उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहें, ईजी गेम नहीं है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच शबीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छे मैसेजेस बच्चों तक डिलीवर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जिस तरीके से पुंछ डिस्ट्रिक्ट और JNK को प्राउड फील करवाया है, आने वाले टाइम पे आप ही इंस्पिरेशन बने उन लोगों के लिए और फार फ्लंग एरिया से उठ के वो और कंट्रीब्यूट करें नेशन की सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।